Hello and welcome to the another class. My name is CACM Shobit Parwa and today we are going to start our chapter 4 inventories. कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 4 से 10 मार्क्स के लिए हर अटेम्प्ट में रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये सीए फाउंडेशन में भी है, सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है। तो यहाँ पढ़ लोगे तो इंटर फाइनल में दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे तो इंटर में भी दिक्कत जाएगी, फाइनल में भी दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो इसको आगे के फ्यूचर के लिए भी सोच के पढ़ना है, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर। इससे लॉजिकल चैप्टर आपको नहीं मिलेगा आपके सीए फाउंडेशन में। ट्रस्ट में, इससे लॉजिकल चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। सारी चीजें कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि याद कर लो बेटा। तो आपको वैसे कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ सोचना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, सब लॉजिक से चलेंगे। जैसे जैसा लॉजिक यूज करोगे आंसर आते जाएंगे, ठीक है। इस क्लास के पढ़ने का तरीका क्या है? एक स्क्रीन है, ये फुल स्क्रीन, जहाँ पे मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं ये फुल स्क्रीन में बात करूंगा। देन हमारे पास है सेकंड स्क्रीन, जहाँ पे नोट्स प्लस मैं रहूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ लिखवाना है या मुझे कुछ दिखाना है आपको तो मैं ये स्क्रीन यूज करूंगा। देन हमारे पास है थर्ड स्क्रीन, जहाँ पे सिर्फ आपके पास एक आईपैड की स्क्रीन का व्यू रहेगा, जिससे आप चीजों को देख सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तीन व्यू में हम पढ़ते जाएंगे, स्विच करते जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, जिससे क्या होगा, चैप्टर बोर नहीं लगेगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 इन्वेंटरीज। जैसे कि चैप्टर का नाम है इन्वेंटरी, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? वो सारी चीजें विच आर रिलेटेड टू द इन्वेंटरीज, ठीक है। सबसे पहले इन्वेंटरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है कि इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे होता है, और इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे तो होता है लेकिन क्यों होता है, व्हाई वी डू नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन, फिर हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हमसे पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में इंस्टीट्यूट हमसे पूछता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में है लेकिन वो पेपर में कभी नहीं आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में है और पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो हमें वो सारी चीजें भी आइडेंटिफाई करनी है, जिससे कहीं भी हमारे एफर्ट्स वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर है? ये इन्वेंटरीज। तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है। नाउ व्हाट डज इन्वेंटरी मीन? आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा इन्वेंटरी और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आपको लगता होगा कि इन्वेंटरी ही क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ही इन्वेंटरी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत नहीं है, लेकिन 11 12 तक गलत नहीं है। अगर आज भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्वेंटरी और क्लोजिंग स्टॉक सेम है, अगर सीए फाउंडेशन में आने के बाद भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि क्या इन्वेंटरी और क्या क्लोजिंग स्टॉक सेम है, तो नहीं, इन्वेंटरी और क्लोजिंग स्टॉक सेम नहीं होता है, ठीक है। क्या फर्क होता है? पहले हम इन्वेंटरी पढ़ेंगे, फिर इन्वेंटरी पढ़ते पढ़ते बिटवीन में आपको बताऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है और कैसे क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंटरी एक दूसरे से एक होके भी अलग है, ठीक है। तो इस तरह से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी की मीनिंग तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। लेकिन ये पार्ट सब जब मिलते हैं तब बनती है इन्वेंटरी की पूरी डेफिनेशन। हम एक एक पार्ट को आराम से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमें इसकी मीनिंग और चीजें पता रहेंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वेंटरी। इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है? इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज एसेट। एसेट, इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज एसेट। तो इन्वेंटरी क्या है? आपकी एसेट है, ठीक है। इन्वेंटरी क्या है? आपकी एसेट है। ना एसेट इन्वेंटरी आपकी इनकम है, ना इन्वेंटरी आपकी एक्सपेंस है, ना इन्वेंटरी आपकी लाइबिलिटी है, ना इन्वेंटरी आपका कैपिटल है। तो इन्वेंटरी सिर्फ और सिर्फ क्या है? एसेट। इन्वेंटरी क्या है? आपका एसेट, ठीक है। अब इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज एसेट, इसको डिफाइन किया है तीन अलग अलग पार्ट में। हम एक एक पार्ट पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमें इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज एसेट held. Part number 1, held for sale, held for sale in the ordinary course of business. Inventory can be defined as asset, ठीक है। पहली लाइन कौन सी लाइन है? ये पहली लाइन। Inventory can be defined as asset held for sale in the ordinary course of business, for sale in the ordinary course of business, ठीक है। अब सेल का मतलब तो हमें पता है चीजों को बेचना, लेकिन जो सेकंड लाइन इसी में इंपॉर्टेंट है, क्या है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? और यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे सपोज मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं ये टी शर्ट बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, सेल करता हूँ मार्केट में कस्टमर को, अपने रिटेलर्स को, ठीक है। तो ये जो मैं टी शर्ट बना के बेचता हूँ, ये मेरा क्या है? ये है मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये क्या है? मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जितनी भी टी शर्ट मेरी गोडाउन में, मेरी दुकान में, मेरी स्टोर में है, जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो क्या होगा? मेरा इन्वेंट्री। वो क्या होंगी? मेरी इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन मेरी दुकान में एक एसी लगा हुआ है जिसे मुझे बेचना है।
मेरी दुकान में एक एसी है जो पुराना हो चुका है, अब मुझे उसे बेचना है। तो क्या वो एसी की सेल, क्या वो एसी जो मुझे सेल करनी है, वो रखी हुई एसी क्या मेरी इन्वेंटरी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसी बेचना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। एसी का बेचना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ये टी शर्ट बेचना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसलिए जो भी टी शर्ट मेरी दुकान में रखी है सेल के लिए, वो मेरा पार्ट ऑफ इन्वेंटरी है। लेकिन वो जो एसी है जिसे मुझे बेचना है, वो मेरा पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट माई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसी तरह सपोज एक क्रोमा शोरूम है या रिलायंस डिजिटल का शोरूम है। क्या है? क्रोमा या रिलायंस डिजिटल क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सेल करते हैं। तो अगर क्रोमा अपनी दुकान से, अपने शोरूम से कोई एसी बेचना चाहता है और एसी रखी हुई है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो क्या वो एसी उसकी इन्वेंटरी का पार्ट है? हाँ। क्यों? क्योंकि वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्योंकि वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसलिए सेल ऑफ एसी बाय द क्रोमा इज देयर पार्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड दैट इज हियर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर मैं कोई एसी बेचूंगा तो वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए वो एसी मेरी इन्वेंटरी नहीं है, लेकिन वो टी शर्ट मेरे लिए इन्वेंटरी है। इसी तरह से अगर क्रोमा अपने ऑफिस का, अपने शोरूम का फर्नीचर बेचता है, अगर क्रोमा अपने शोरूम का फर्नीचर बेच रहा है, तो क्या वो फर्नीचर जो बेचने वाला है, क्या वो फर्नीचर उसकी इन्वेंटरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो फर्नीचर का सेल उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर एक फर्नीचर शोरूम है और वो शोरूम अगर फर्नीचर सेल करता है और वो फर्नीचर उसके शोरूम में रखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, सो वो फर्नीचर उस शोरूम का पार्ट ऑफ इन्वेंटरी है। ठीक है? तो जैसे जैसे बिजनेस चेंज होते हैं, इन्वेंटरी की डेफिनेशन चेंज होती है। सो डेफिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल तो करोगे ही, लेकिन किस में? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे लैंड और बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? फिक्स एसेट। आपके लिए क्या है? फिक्स एसेट। लेकिन कोई बिल्डर है जो बिल्डिंग्स बना के सेल करता है, कोई बिल्डर है जो बिल्डिंग्स बना के सेल करता है, तो वो जो बिल्डिंग्स हैं, वो जो बिल्डर डेवलप करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन देयर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो बिल्डिंग्स उस बिल्डर के लिए क्या है? इन्वेंटरी। वो बिल्डिंग्स उस बिल्डर के लिए क्या है? इन्वेंटरी, ना कि फिक्स्ड एसेट। क्यों? क्योंकि वो उसे सेल कर रहा है इन देयर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ business. So first part of the definition is that inventory can be defined as asset. Inventory can be defined as asset held for sale in the ordinary course of business. Held for sale in the ordinary course of business. ये हो गया पार्ट वन। ठीक है? फिर आते हैं और ये कौन सा और है? हिंदी का और है या इंग्लिश का और है? ये इंग्लिश का और है। मतलब क्या बोला सर? हिंदी का और मतलब इंग्लिश का एंड, हिंदी का और मतलब इंग्लिश का एंड, और हिंदी का अथवा मतलब इंग्लिश का और, हिंदी का अथवा मतलब इंग्लिश का और। तो अगर इंग्लिश में एंड बोलेंगे मतलब दोनों चीजें साथ में, कंडीशन वन भी कंडीशन टू भी। लेकिन अगर इंग्लिश में और बोल रहा है, दैट मीन्स पार्ट वन भी डेफिनेशन है, अगर ये नहीं तो और मतलब ये वाला सेकंड पार्ट भी डेफिनेशन है। ठीक है? तो पार्ट वन पढ़ लिया, फॉर हेल्ड इन द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आते हैं और मतलब अथवा, इसके अलावा क्या है डेफिनेशन। सो आते हैं सेकंड पार्ट में। सो आएंगे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, फिर आते हैं सेकंड लाइन में। ठीक है? सो इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड in the process of production for such sale, in the production of in the process of production for such sale। अब such sale का मतलब क्या है? तो ये वाली सेल। कौन सी वाली सेल? ये such sale का मतलब है ये वाली सेल, सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है? सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, तो सच सेल का मतलब क्या है? कि यहाँ पे जो सेल होने वाली है ना, उस सेल को करने के लिए अगर प्रोडक्शन में है और प्रोसेस में है प्रोडक्शन की, तो वो भी क्या हो गया? पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। जैसे ये टी शर्ट क्या है? ये टी शर्ट क्या है? ये है सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन ये टी शर्ट अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, ये इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। जैसे ये टी शर्ट का कपड़ा आ गया है, कपड़ा कट चुका है, कपड़ा सिल चुका है, लेकिन अभी इसमें ब्रांडिंग बाकी है, इसमें बटने लगना बाकी है। तो क्या है? ये टी शर्ट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच सेल। तो ये इनकम्प्लीट टी शर्ट जो है, जो सेमी फिनिश्ड टी शर्ट है, ये भी क्या है? मेरी पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। ये भी क्या है? मेरे पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है? इसका एग्जांपल क्या है? सपोज टी शर्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन एंड सेमी कंप्लीटेड टी शर्ट, ये सब भी क्या है? मेरे पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। इसी तरह से जैसे बिल्डर है, अगर बिल्डर को कोई
फ्लैट बना के सेल करना है, तो वो फ्लैट जब तक बन नहीं जाता, जब तक वो फ्लैट, जब तक वो डुप्लेक्स, जब तक वो हाउस बन के कंप्लीट नहीं हो जाता है और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल है, तो भी वो क्या है, पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ दैट बिल्डर, तब भी वो क्या है, पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ दैट बिल्डर। इसी तरह से अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए कार क्या है, उसके लिए कार क्या है, इन्वेंट्री। सो अगर मारुति सुजुकी या फिर hyundai कोई कार प्रिपेयर कर रही है और जो अभी सेमी फिनिश्ड है, मतलब उनमें पेंटिंग बाकी है या फिर कुछ फिटिंग का वर्क बाकी है, तो वो भी क्या है, दे आर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री बिकॉज दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। सच सेल के प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो चीजें अटकी होंगी वो भी क्या बन जाएंगी, इन्वेंट्री। ठीक है, तो पहली पार्ट में ऑफ डेफिनेशन में हमने एग्जांपल के लिए था टी शर्ट का। सो जो टी शर्ट कंप्लीटेड है, हेल्ड फॉर सेल है, मतलब सिर्फ बिकना बाकी है, वो भी क्या है, आपकी इन्वेंट्री। फिर इसी तरह से जो टी शर्ट आपकी आधी बनी हुई है और इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, वो भी क्या है, आपकी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, फिर आ जाता है डेफिनेशन में एक और फिर क्या आ जाता है इसी डेफिनेशन में एक और अब इस और क्या की जाएंगे तो क्या है, फिर से पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर कंजम्पशन in the production for such goods or service of sale, for the production of such good or service for sale। जैसे ये टी शर्ट बनाने के लिए क्या लगेगा मुझे, रॉ मटेरियल। ये टी शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा, रॉ मटेरियल मतलब कपड़ा, मतलब फैब्रिक। तो वो फैब्रिक, वो कॉटन थ्रेड, वो धागे, वो बटने, जो भी लगेगा इस टी शर्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो कंज्यूम हो जाएगा इन द प्रोडक्शन, जो कंज्यूम हो जाएगा इन द प्रोडक्शन, वो भी क्या है, मेरा पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। वो भी क्या है, मेरा पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। जैसे अगर बिल्डर है, उसे कोई फ्लैट कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो फ्लैट तो उसकी इन्वेंट्री है, और वो फ्लैट जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता है, तो जब तक काम चल रहा है, वो इन द प्रोसेस भी उसका क्या है, इन्वेंट्री। लेकिन उस फ्लैट को बनाने के लिए जो ईंटें आएंगी, जो सीमेंट आएंगी, जो सैंड यूज होगी, जो भी सारे इक्विपमेंट यूज होंगे, वो सब भी क्या है, उसकी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। वो सब भी क्या है, पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो क्या बोला है डेफिनेशन, डेफिनेशन इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर consumption in the production for such good or services, for consumption in the process of प्रोडक्शन ऑफ सच गुड और सर्विसेज। तो उसको बनाने के लिए जो भी चीजें कंज्यूम हो जाएंगी, वो भी क्या है, आपकी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, सो तीन पार्ट हमने पढ़े इन्वेंट्री के डेफिनेशन के। पार्ट नंबर 1 क्या है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब सेल कर रहे हो ठीक है, लेकिन कब करोगे, सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तब जाके क्या बनेगा, इन्वेंट्री। इसलिए हर बिजनेस के लिए इन्वेंट्री की डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगी। जैसे अगर मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ तो टी शर्ट मेरे लिए क्या है, इन्वेंट्री। अगर मैं एज अ टीचर ये क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको सेल करता हूँ, तो ये क्लासेस मेरे लिए क्या है, इन्वेंट्री। ठीक है, लेकिन इस क्लासेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग, ये फर्नीचर, ये सब क्या है मेरे लिए फिक्स एसेट। लेकिन अगर इस क्लास को यूज करने के लिए समय जो मैं एसी चला रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या है, फिक्स एसेट। लेकिन यही एसी जब क्रोमा सेल करता है, तो क्रोमा के लिए क्या है, इन्वेंट्री। ठीक है, इसी तरह से और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, अगर मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी पूरे पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, तो ये सेमी फिनिश्ड चीज भी क्या है, मेरे लिए इन्वेंट्री। इसी तरह से जो बिल्डर है, जो फ्लैट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जब तक वो फ्लैट पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, वो फ्लैट भी उसके लिए क्या है, पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। फिर और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड और सर्विसेज, मतलब उस चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए भी जो चीजें लग रही हैं, वो सब भी क्या है, आपकी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। वो भी सब क्या है, आपके लिए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं, देखो। पहली चीज जो बन के कंप्लीट हो चुकी है और उसको सिर्फ सेल करना बाकी है, विच आर रेडी फॉर सेल, उन्हें हम बोलते हैं फिनिट्स गुड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिनिट्स गुड्स। उन्हें हम बोलते हैं फिनिट्स गुड्स, मतलब कंप्लीट हो गए हैं, इन्हें अभी और फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ सेल होना बाकी है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, फिनिट्स गुड्स, और शॉर्ट फॉर्म क्या है, एफ जी। फिर सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन में आते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब चीजें अभी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब काम चालू हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे कि टी शर्ट, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्कुल लॉजिकल है, अभी भी कुछ भी याद करने की बात नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। सर क्या ये डेफिनेशन लिखने आएगी पेपर में, नहीं आएगी। ठीक है, तो कुछ भी याद नहीं करना है, जहां याद करना होगा मैं बता दूंगा, वैसे चांसेस नहीं आएंगी कुछ भी याद करने की। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर वो चीजें जो अभी लाई है, बस यूज होने के लिए, अभी कंज्यूम भी नहीं हुई, तो उन्हें भी हम क्या मानते हैं, अपनी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। उन्होंने हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, जैसे कि सीमेंट और वो सैंड जो यूज होगी फ्लैट के कंस्ट्रक्शन में, उन्हें क्या हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। शॉर्ट फॉर्म क्या है, आर एम। ठीक है,
तो हमने अभी तक डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी में क्या पढ़ा, इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज एसेट। इन्वेंटरी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एसेट है, मतलब वो आपकी इनकम भी नहीं है, वो आपका एक्सपेंस भी नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी भी नहीं है, वो आपका कैपिटल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एसेट है। ठीक है, एसेट तो है, लेकिन कब एसेट है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जब सेल करोगे तो ही वो क्या है, आपकी इन्वेंटरी है। ठीक है, फिर और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, अगर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सच सेल मतलब काम चालू हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कंप्लीट होने की स्थिति में है, तो भी क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। और पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स। फिर वो चीजें जो कंज्यूम होंगी आपके प्रोडक्शन में उन्हें हम क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल, और वो भी क्या बनेंगे, आपकी पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो अभी तक हमने इतनी डेफिनेशन पढ़ी, एक बार लुक कर लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, चलो देख लो एक बार। चलो वीडियो तो आगे बढ़ा दिया होगा, इतना तो सब्र है नहीं कि पढ़ लो। ठीक है, चलो, तो मुझे पता था कि आप वीडियो आगे बढ़ा दोगे। चलो अब आते हैं आगे के पार्ट ऑफ डेफिनेशन में। ठीक है, अब डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या बोलता है, तो डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट बोलता है इंक्लूडिंग, क्या बोलता है, इंक्लूडिंग मेंटेनेबल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल other than machinery spares, service equipment, standby equipment which can be used only in the connection of an item of fixed asset and whose use is expected to be irregular. Such machine spares are generally accounted as for fixed asset. कुछ समझ में आया, नहीं आया, अब समझो क्या बोला। ऊपर की डेफिनेशन जो पढ़ी वो ठीक है, चलो उसी के आगे क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल, मतलब जो भी सारी चीजें फॉर मेंटेनेंस लगेंगी, फॉर कंज्यूमेबल सप्लाईज लगेंगी, वो भी इंक्लूड होंगी ऐसे और पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। जैसे मैंने ये टी शर्ट मैन्युफैक्चर करी, ठीक है, अब ये टी शर्ट तो बन गई, अब इसको रखूं कहाँ, बॉक्स चाहिए, बॉक्सेस चाहिए, पैकिंग मटेरियल चाहिए। सो वो बॉक्सेस, वो पैकिंग मटेरियल भी क्या बनेगा, आपका पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। वो बॉक्सेस, वो पैकिंग मटेरियल भी क्या बनेगा, आपका पार्ट ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगती हैं, जैसे टी शर्ट मैन्युफैक्चर हो गई, लेकिन उसमें जो प्राइस टैग लगेगा, फिर उसके बाद जो उसमें क्लिप्स लगेंगी फॉर फोल्डिंग, वो सारी भी क्या है, आपकी पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई एंड कंज्यूमेबल। तो जो भी चीजें उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, पार्ट ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है, फिर आते हैं किस पे, इस डेफिनेशन, दैट इज अदर देन, दैट इज अदर देन। अब अदर देन क्या, अब इसके मतलब अदर देन जो भी इसके आगे की बात होगी, अदर देन के बाद जो भी वर्ड है वो सारे पार्ट ऑफ इन्वेंटरी के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, वो सारे पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी में नहीं आएंगे। तो क्या क्या नहीं आएंगे, आइए वो रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, servicing equipment, standby equipment which can be used only in connection with an item of fixed asset। क्या बोल रहा है, सपोज टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ मैं, टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो टी शर्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कपड़े को काटती हैं, कलर करती हैं, फोल्ड करती हैं, डिजाइनिंग करती हैं, ये क्या है, मेरे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं। अब ये मशीनें क्या होती हैं, बीच बीच में ब्रेक डाउन करती हैं, बीच बीच में खराब होती हैं। इन चीजों को सुधारने के लिए मेरे पास एक बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे पाना है, पेचकस है, और बड़ी बड़ी मशीनरी है जो इनको हेल्प करती हैं। ठीक है, ऑयलिंग मशीन है, ग्रीसिंग मशीन है, वो क्या करती है, इन सारी फिक्स एसेट है ना, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ टी शर्ट, तो टी शर्ट मेरी इन्वेंटरी है, लेकिन उस इन्वेंटरी को, टी शर्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मैंने फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं, वो क्या वो मशीनरी मेरी है, इन्वेंटरी है नहीं, वो मशीनरी क्या है, फिक्स एसेट। तो वो मशीनरी, वो बड़ी बड़ी फिक्स एसेट को सुधारने के लिए जो भी मशीनरी लगेगी, जो भी मशीनरी लगेगी, जो भी स्पेयर्स लगेगा, और जो भी सर्विसिंग इक्विपमेंट लगेंगे,
वो जो सारे किस्से हैं विच कैन बी ओनली इन कनेक्शन विद एन आइटम ऑफ फिक्स एसेट में यूज होते हैं, वो सब क्या है मेरे अदर देन इन्वेंटरी, वो सब मेरे इन्वेंटरी की डेफिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सब मेरी डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ और टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी मेरे पास बड़ी बड़ी मशीनरी है, उन मशीन्स को सुधारने के लिए ब्रेक डाउन में रेडी टू यूज में लाने के लिए जो भी इक्विपमेंट है, सर्विस मटेरियल है, मशीनरी है, जिनका यूज से वो फिक्स एसेट के रिगार्डिंग होता है, वो मेरे पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं होंगे, वो मेरे पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं होंगे। ठीक है, एक पढ़ा हमने पार्ट अदर देन। एंड, एंड अब ये कौन सा एंड है? इंग्लिश का एंड, मतलब हिंदी का और, मतलब पहली कंडीशन प्लस दूसरी कंडीशन, ये क्या है? पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है जो मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया, ठीक है, ओ गया ये, ठीक है, चलो फिर से अंडरलाइन कर लेते हैं। जो पहली कंडीशन है, मशीनरी स्पेयर सर्विस इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली इन कनेक्शन विद एन आइटम ऑफ फिक्स एसेट, पार्ट नंबर 1। एंड का मतलब प्लस, प्लस whose use is expected to be irregular, such machine spares are generally accounted for as fixed asset, such machine is accounted as for fixed asset। जैसे जिनका यूज इरेगुलर है, जैसे जब जब वो बड़ी मशीन खराब होगी, जब जब वो बड़ी मशीन खराब होगी, उनको सुधारने के लिए जो स्पेयर्स और इक्विपमेंट यूज होंगे, उनका यूज क्या है? इरेगुलर, क्योंकि रोज तो यूज करेंगे नहीं, जब भी मशीनरी खराब होगी तभी यूज होगा। तो जिनका यूज भी इरेगुलर है वो सब क्या बनेंगे? आपके पार्ट ऑफ फिक्स एसेट एंड नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। तो ये जो एंड है ना, ये प्लस है, मतलब कंडीशन नंबर 1 प्लस कंडीशन नंबर 2 जब दोनों होंगी तब वो चीजें हमारे पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेगी। पहली कंडीशन क्या है कि शुड बी यूज इन द पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इन कनेक्शन विद एन आइटम ऑफ फिक्स एसेट, प्लस प्लस जिनका यूज क्या है? इरेगुलर। अगर ये दोनों चीजें हैं तो मेरे पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेंगे, मेरे पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब मेरी डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी क्या होगी? पहले तो ये इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी का पहला पार्ट। फिर आते हैं दूसरे पार्ट में, जहां पे क्या बोला? इंक्लूडिंग मेंटेनिंग सप्लाईज एंड कंज्यूमर, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो चीजों को मेंटेन करने के लिए और सप्लाईज को कंज्यूम करने के लिए लगती हैं, वो सब क्या है? मेरे पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। जैसे पैकिंग मटेरियल की बात हमने करी थी। फिर आते हैं अदर देन। अदर देन मतलब अब ये पार्ट जो मैं यहाँ से पढ़ूंगा अदर देन के बाद से, वो इन्वेंटरी में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मशीनरी, spares, service equipment and standby equipment which can be used only in connection with an item of fixed asset, जो सिर्फ item in connection of fixed asset में यूज होंगे, वो मेरा पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेंगे। एंड, एंड मतलब प्लस, प्लस एंड whose use is expected to be irregular, जिसका यूज क्या है? expected to be irregular, मतलब जब बड़ी मशीन खराब होगी, जब उनको ही सुधारने के लिए उन चीजों का यूज होता है, तो जिन चीजों का यूज होता है सुधार के लिए, वो भी क्या है? आपकी पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेंगे। वो क्या बोलेंगे हम? फिक्स एसेट। जैसे बड़ी मशीन को सुधारने के लिए जो भी छोटी मशीनें यूज होती हैं और जिनका काम है सिर्फ उस बड़ी मशीन को सुधारना, तो वो भी क्या हो गई? बड़ी मशीन जैसे ही फिक्स्ड एसेट। वो क्या हो गई? बड़ी मशीन की तरह ही फिक्स्ड एसेट। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी। क्यों इतना डिटेल में पढ़ाना जरूरी है? क्योंकि एक बार समझ जाओगे ना कि क्या इन्वेंटरी होगा क्या इन्वेंटरी नहीं होगा, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर बढ़ा दूंगा आगे, क्योंकि बेटा पेपर में नहीं आएगा तो डेफिनेशन पढ़ के क्या मतलब है, हम तो सुपर स्टडी वाले बैच नहीं, तो उससे क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन तो बन जाएगा, पेपर भी पास कर जाओगे, लेकिन इंटर फाइनल में जाके बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इंटर का जो टीचर उसको लगता है कि आप फाउंडेशन में सब पढ़ के आ रहे हो, तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको डेफिनेशन पता नहीं है। और कैसे पूछोगे? इतने बच्चे रहते हैं, सब टॉपर्स हैं, सब अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ के आए हैं, उनके सामने अच्छा नहीं लगता इन्वेंटरी पूछना। ठीक है, पूछ सकते हो लेकिन पूछोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको पता है ना कि अब नहीं पूछ सकता, अब तो फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी इंटर में, फाइनल में, तो इसलिए अभी डेफिनेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना, जो कलर स्कीम मैंने यूज की है उसको ही यूज करना। अगर नोट्स है आपके पास तो आप भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, चलो रीड करना, वीडियो को बेटा आगे नहीं बढ़ाना। चलो रीड करो।
ठीक है, चलो तो इन्वेंटरी की डेफिनेशन आपने पढ़ ली। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ इन्वेंटरी, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, हम लेक्चर को बहुत बड़ा बड़ा नहीं रखेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपका अटेंशन स्पेन कम हो चुका है। ठीक है, तो आपका नहीं मेरा भी कम हो गया, मुझे भी जाके रील देखना है। ठीक है, तो मैं से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। 30 मिनट का एक लेक्चर बनाएंगे, मैक्सिमम 35 मिनट 40 मिनट वो खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे, जिससे क्या होगा, आपको देखने का भी एक मोटिवेशन रहेगा कि चलो यार 30 मिनट का है, देखो अलग करो, फिर रील्स भी तो देखना है। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी 4-5 मिनट है, टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी देखते हैं, फिर उसके बाद जाके क्या करना है, रील्स भी देखना है। ठीक है, चलो तो अब आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी। अगर आपने सीए फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है तो उसमें 2 यूनिट है, एक है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी भी इसी तरह से टाइप्स में डिवाइड होती है। जैसे सपोज एक है प्लांट, जो क्या बनाता है, चीजों को बनाता है, जैसे वोल्टास। वोल्टास क्या बनाता है, एसी। ठीक है, और टाटा का ही एक है क्रोमा, जो क्या करता है, उस एसी को सेल करता है। ठीक है, तो वोल्टास एसी मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। लेकिन जो क्रोमा है, क्या वो मैन्युफैक्चर करता है, नहीं, वो तो सिर्फ कंपनी से खरीदता है और फिर एंड प्रोडक्ट यूजर को सेल करता है, तो ये क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न। ये क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न। ये है आपके दो लोग। ठीक है, इंडस्ट्री में आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे, एक होगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक होगा नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब समझना, जो वोल्टास कंपनी है, जो एसी को मैन्युफैक्चर करती है, तो वो क्या करती होगी, एसी मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले प्लास्टिक परचेज करती होगी, फिर कॉपर परचेज करती होगी, फिर गैसेस परचेज करती होगी। सो ये सब उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल। ये सारी चीजें उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक, फिर उस वो एसी को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करती है, जहाँ पे चीजों को असेंबल करती है एक के ऊपर एक। तो वो जब कंबाइन कर रही है, लेकिन अभी फुली प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। वो क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, फिर जब वो एसी बन के तैयार हो जाएगी, जब वो एसी बन के तैयार हो जाएगी कि अब तो बिकने के लिए तैयार है, तो वो क्या बोलेंगे हम उसको, फिनिश्ड गुड्स। उसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स। ठीक, अब रॉ मटेरियल आया, बना लिया, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस को कंप्लीट किया, तो क्या बन गया, फिनिश्ड गुड्स। अब इसको क्या करना है, सेल करना है। सेल करने के लिए बेटा पैक करोगे कि ऐसे ही दे दोगे कि लो उठा के ले जाओ, नहीं, आप क्या करोगे, पैक। तो इसको क्या बोलेंगे, पैकिंग मटेरियल। सो पैकिंग मटेरियल भी क्या बनेगा आपका, पार्ट ऑफ इन्वेंटरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। पैकिंग मटेरियल भी क्या बनेगा आपका, पार्ट ऑफ आपका पार्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। फिर आते हैं क्रोमा, जो क्या कर रहा है, सिर्फ इसी परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है। वो बना भी नहीं रहा है, वो वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं कर रहा, वो तो पैक भी नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ बिलिंग कर रहा है और सेल कर रहा है। तो जो भी ट्रेडिंग गुड्स होंगे, जो भी ट्रेडिंग गुड्स मतलब जिसमें वो डील करता है, जो भी ट्रेडिंग गुड्स होंगे, वो उसके लिए क्या है, इन्वेंटरी। उसके लिए क्या है, इन्वेंटरी। ठीक है, तो अगर आते हैं हम नोट्स पे, तो नोट्स में क्या दिया है, टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी। बेटा ये चार्ट कहाँ से मिला, ये चार्ट आपके आईसीआई के मॉड्यूल का चार्ट है, मैंने वहीं से ही उठाया है, आप भी वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे पता है मॉड्यूल से नहीं पढ़ोगे, चलो तो आपको यहाँ पे दे दिया। सो टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या लिखोगे, वोल्टास। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वोल्टास। वोल्टास के लिए क्या क्या है, पार्ट ऑफ इन्वेंटरी, सबसे पहले रॉ मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएम। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूआईपी। फिर फिनिश्ड गुड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफजी। और उसके बाद स्टोर एंड स्पेयर्स या पैकिंग मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग मटेरियल। ठीक है, स्टोर एंड स्पेयर्स, ये भी क्या है आपके पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए 4 आइटम्स क्या है, पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। पहला रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश्ड गुड्स, फिर स्टोर एंड स्पेयर, जिसको पैकिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर ये है आपका पैकिंग मटेरियल। फिर उसके बाद आते हैं इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब ट्रेडेड गुड्स, जिस चीजों में वो ट्रेड करते हैं, वो सारी चीजें क्या है आपके लिए, पार्ट ऑफ इन्वेंटरी है ना, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके लिए रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी कुछ भी नहीं है। तो जिस चीजों को आप खरीद रहे हैं बेचने के लिए, वो सब क्या है, ट्रेडेड गुड। जैसे किराना स्टोर, किराना स्टोर क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं क्या, नहीं, वो तो शक्कर गेहूं सब कुछ खरीदते हैं फिर सेल करते हैं। तो वो जितनी भी चीजें उन्होंने खरीदी है सेल करने के लिए, वो क्या है, ट्रेडेड गुड। लेकिन कोई कंपनी है जो सारी चीजों को खरीदती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए इतनी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है जो आपको डिफिकल्ट हो। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा
कि चैप्टर में है क्या क्या, कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर और क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी और उसके पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी। चलो तो इस 30 मिनट के लेक्चर में इतना बहुत है मेरे हिसाब से। पढ़ लेना, रीड कर लेना, फिर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाए थोड़ी सी रील देख लो, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट देख लो, फिर उसके बाद आना नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। चलो बाय।